हेलो एवरीवन, आप सभी का इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। यानी कि यूं मान लें कि जैसे भगवान एक हैं और नाम अनेक हैं, यानी कि गॉड इज वन नो एनी अदर। जिस तरीके से भगवान का अलग अलग अवतार होता है, उसी तरीके से कार्बन का भी अलग अलग अवतार है ना। तो उसी को एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन कहते हैं। कार्बन का अलग अलग अवतार क्या है वो हम आगे के अभी फर्दर देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में डिफाइन कैसे करेंगे एलोट्रॉपी को। सो एलोट्रॉपी इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एन एलिमेंट एग्जिस्ट मोर देन वन फॉर्म। ठीक है, सो ये मोर देन वन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये कहने का मतलब है कि मोर देन वन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कहने का मतलब क्या हो गया? वही कि गॉड इज वन नो एनी अदर। भगवान एक ही है, अलग अलग जब जैसा जरूरत पड़ा वैसे फेस में आ गए आपके सामने। मोर देन वन फॉर्म्स, है ना। एंड ईच फॉर्म, सबसे मजे की बात यह है कि सारे के सारे फॉर्म में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि थोबड़ा उनका अलग रहेगा। आप ये मानते हैं कि विष्णु जी, कृष्ण जी सब एक ही है ना, लेकिन थोबड़ा अलग है। कृष्ण जी का अलग चेहरा दिखता है, विष्णु जी का अलग है, वो आप चक्र रखते हैं विष्णु जी। कृष्ण जी वैसा नहीं है, वो मुरली बजाते हैं, है ना, मुरारी कहलाते हैं वो। तो थोबड़ा अलग है, देखने में अलग है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है उनकी अलग होती है, बट है तो अंदर से वही। तो आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, यानी कि जो उनकी लक्षण होगी अंदर की, वो केमिकल प्रॉपर्टीज जो होगी ना, जो गुण होगा उनका, वो तो भगवान का ही होगा, क्योंकि भगवान तो एक ही है। उनका अलग अलग अवतार है, बस अपीयरेंस अलग होगा। समझ में आ रहा होगा आई थिंक। तो बस उसी तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं कि एलोट्रॉपी जो होता है वो एलिमेंट का मतलब मोर देन वन टाइप में एग्जिस्ट करना, अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करना, और उसकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होना ही क्या कहलाता है? एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। यहां पे आप देखें तो चलिए एलोट्रॉपिक फॉर्म को देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आखिर वो दिखता है। तो यहां पे एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन को हमने कैटेगराइज करा दो तरीके से। नंबर वन इज क्रिस्टलाइन एंड दूसरा एमोर्फस। एज इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द नेम, क्रिस्टल्स इन लाइन, यानी कि यहां पे क्रिस्टल्स का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है बेटा। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कहने का मतलब है एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री, एक पर्टिकुलर शेप होती है। हो सकता है वो टेट्राहेड्रल हो सकता है वो पेंटागोनल बाई पिरामिडल हो सकता है ट्रायंगुलर प्लेनर हो सकता है सर्कुलर हो सकता है वो कुछ एक पर्टिकुलर शेप में होगा, हेक्सागोनल लेयर हो। तो एक पर्टिकुलर अगर शेप में रहता है तो क्या होता है कि उसको स्ट्रेंथ मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, घर आप बना रहे हो, ठीक है, घर बनाने के समय आप ब्रिक का यूज करते हो, छोटे छोटे ब्रिक्स का यूज करते हो, है ना, ये छोटा छोटा ब्रिक्स यूज करते हो और एक घर बन जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे कहते हैं कि अगर मतलब ब्रिक्स को अगर सीधे तरीके से ना बिठाया जाए तो वो वॉल को स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा, है ना। तो इसीलिए देखना कभी भी जब बना रहा होता है लेबर उसको, तो वहां पे हर एक ईंटे को बिठाने के बाद, हर एक ब्रिक को बिठाने के बाद एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे चेक करता है वो कि ईंटा सीधा बैठा है या नहीं। अगर वो ईंटे को अच्छे तरीके से अगर बिठा देता है तो क्रिस्टल्स इन लाइन हो जाएंगे, यानी कि अच्छे तरीके से लाइन में अरेंज कर दिया, वो सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर दिया, तो उसको क्या मिलेगा? स्ट्रेंथ मिलेगा, मजबूत होगा। तो बस वही है, क्रिस्टलाइन का मतलब होता है यहाँ पे क्रिस्टल्स जो होते हैं वो सिस्टमेटिक वे में अरेंज्ड होते हैं, उसे ही क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्रिस्टलाइन कार्बन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप जान सकते हो कि डायमंड ये टेट्राहेड्रली अरेंज्ड रहता है। आगे चल करके डिटेल में पढ़ेंगे वन बाई वन। यही तीन चीज मेनली अपने को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है कार्बन के एलोट्रॉपिक फॉर्म में। डायमंड, ग्रेफाइट क्या होता है? हेक्सागोनल लेयर होता है, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, हेक्सागोनल लेयर, ये टेट्राहेड्रॉन होता है। और फ्लोरीन भी होता है, पेंटागन और हेक्सागन का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से सबका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, यहां पे समझ में आ रहा है, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है सबका, इसीलिए हम यहां पे कहते हैं कि ये क्रिस्टलाइन है। एमॉर्फस क्या होता है? जिसका कोई एक पर्टिकुलर शेप ना हो, बिगड़ा हुआ शेप हो, है ना, कोई एक रेगुलर ज्योमेट्री को फॉलो नहीं करता है ये, है ना, नो रेगुलर ज्योमेट्री, नो रेगुलर ज्योमेट्री, नो रेगुलर शेप,
कोई उसका बहुत अच्छा कुछ सिस्टमेटिक वे में कुछ वैसा अरेंजमेंट होता नहीं है, जिसके कारण इनकी प्राइस ज़्यादा नहीं होती है। लैंप ब्लैक को देख लो भैया, है ना, लैंप का जो ब्लैक निकलता है, आपका धुआं निकलता है, क्या उसका कोई प्राइस होता है? चारकोल, है ना, कोल, ये सब बहुत कम प्राइस वाले हैं। क्यों? क्योंकि सिस्टमेटिक वे में अरेंज्ड नहीं है, इनके पार्टिकल मजबूती नहीं है, इसीलिए। यहाँ पे देखो डायमंड सिस्टमेटिक वे में अरेंज्ड है, डायमंड खरीदने के लिए आपकी हालत खराब हो जाएगी। ग्रेफाइट तो फिर भी चलो एक सिस्टमेटिक वे में अरेंजमेंट रहने के बावजूद भी आपको पेंसिल में मिल जाता है ग्रेफाइट, लेकिन इसके बहुत सारे चीज बनाए जाते हैं, आगे चल करके मैं बताऊंगा आपको। फुलरीन उसी तरीके से, एड्स थेरेपी हो गया, है ना, बड़े बड़े बीमारियों को ठीक करने में इसको यूज में लेते हैं फुलरीन को। तो एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है। और यहाँ पे एमॉर्फोस का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं होता है। जैसे लैंप ब्लैक की बात करें, चारकोल की बात करें और कोल की बात करें, इसी तरीके से चारकोल को हम अलग अलग चारकोल में डिवाइड करते हैं। जैसे वुड चारकोल आप कह लें, है ना, शुगर चारकोल कह लें, या फिर एनिमल चारकोल, या एनिमल चारकोल को दूसरे वर्ड में हम बोन चारकोल भी कहते हैं। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है, उस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे आपने देख लिया कि एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन क्या क्या होते हैं। अब आइए हम वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम डायमंड को सबसे पहले देखने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट एलोट्रॉपिक फॉर्म अपना कार्बन का जो होता है वो डायमंड है। तो डायमंड यहां पे सिंपली लिख देते हैं कि एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, है ना, ये एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है डायमंड। अब बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बड़ा इजी है, आसान है। तो कैसे सोचना है समझिए। सबसे पहले डायमंड की अगर बात करें तो ये कहां से आया है, कौन से वर्ड से आया है, ये समझ लीजिए पहले आप, ठीक है। तो यहां पे सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो ये एक ग्रीक वर्ड से आया है, और ग्रीक वर्ड डाइफेन से आया है। डाइफेन का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, यानी कि आप पारदर्शी होता है, मतलब आर पार दिखाई देगा। जैसे वाटर में कैसे दिखाई देता है आर पार, एक साइड से दूसरे साइड से, ग्लास में कैसे दिखाई देता है वैसे। तो ट्रांसपेरेंट नेचर का होता है ये। डाइफेंस का मतलब ट्रांसपेरेंट होता है, यही ग्रीक वर्ड से आया है। और एडम्स का मतलब हो जाता है यहाँ पे एक्सट्रीम हार्डनेस। तो पता ही है आपको कि डायमंड सबसे हार्डेस्ट होता है, पूरे नेचर में सबसे हार्डेस्ट होता है, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है डायमंड का स्ट्रक्चर? तो टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर देखने के लिए आपको तो लगेगा कि भैया ये कैसा होता है देखने में, तो चलिए मैं आपको ना डायरेक्टली नेट पे, इंटरनेट पे ले चलता हूं और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूं, सो दैट आपको फील हो। तो आइए बेटा, आप देख सकते हैं, इसे ही हम टेट्राहेड्रॉन कह रहे थे। ये अपना क्या है? टेट्राहेड्रॉन। एक्चुअल में इसका नाम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आप कहते हैं। इस तरीके का अरेंजमेंट होता है ये, आप देख सकते हैं। आप कोई भी एंगल यहां पे ले लेंगे ना बेटा, कोई भी एंगल आप ले लीजिए, चाहे आप ये एंगल आप ले लीजिए, चाहे आप ये एंगल ले लीजिए, किसी से किसी का भी एंगल ले लीजिए, ये एंगल आपको मिल जाएगा 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये यहां पे पता चल गया कि टेट्राहेड्रल में इस तरीके से एंगल होता है, इतना एंगल होता है, क्योंकि 3 डायमेंशनल इसको अरेंज मतलब सोचना बहुत जरूरी है। अब देखो, इसी का अगर ये टेट्राहेड्रल एक स्मॉलेस्ट यूनिट मान करके और इसको बार बार रिपीट किया जाए, ये भी कार्बन है, मान लो ये बीच में कार्बन था, ये भी कार्बन कनेक्टेड हो गया, 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 ठीक है। अब फिर से क्या करेंगे कि इस कार्बन से फिर से इस तरीके से टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होता है, क्योंकि 2D में मैं ऐसे ही दिखा पाऊंगा बेटा, है ना, बोर्ड में मैं आपको ऐसे ही लिख के दिखा पाऊंगा। फिर से ये कार्बन जाएगा नीचे और इस तरीके से यहां पे अरेंज्ड हो जाएगा ऐसा। फिर यहां पे जो कार्बन अरेंज्ड है, फिर ये आगे बढ़ेगा। तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है, जो छोटा यूनिट जो होता है, वो क्या होता है? टेट्राहेड्रॉन। इसीलिए हम कहते हैं कि डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रॉन होता है, और ये इसी तरीके से दिखता है आपको, ठीक है। तो आई थिंक ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बोर्ड पे दिखाता हूं कि कैसा ये दिखता है। नाउ अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सो यहां पे मैं क्या करता हूं कि छोटा सा एक टेट्राहेड्रल यूनिट बना देता हूं, क्योंकि मैंने कहा था कि बोर्ड में मैं इसी तरीके से आपको दिखा पाऊंगा। ये एक टेट्राहेड्रल यूनिट है, जहां पे आपने देखा कि मैंने चारों तरफ, बीच में भी कार्बन है, ऊपर भी कार्बन, नीचे भी कार्बन, सब जगह कार्बन।
फिर क्या करिए, फिर इस टेट्राहेड्रन को आप बढ़ाने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरीके से टेट्राहेड्रल यूनिट आगे बढ़ाएंगे तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ये एक टेट्राहेड्रल यूनिट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये टेट्राहेड्रल यूनिट है। आप फिर से यहाँ पे कार्बन कार्बन दे दीजिए और ये बढ़ता चला जाएगा, एक जाइंट मॉलिक्यूल, खतरनाक सा जाइंट मॉलिक्यूल ये बढ़ता चला जाएगा। आप 2D में दिखा रहे हो इसीलिए ये आपको उतना बेहतर तरीके से नहीं दिख पा रहा है, लेकिन 3D में इसी का स्ट्रक्चर आप जब देखेंगे ना तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको दिखेगा। एकदम आप खींचते चले जाएं ऐसे ही, सारे कार्बन से फिर से ऐसे ही बनता चला जाएगा आगे की ओर, है ना। तो आपको क्या करना है कि सिंपलेस्ट वे में आप यहाँ पे फिर से सभी जगह पे कार्बन लगा दीजिए। मैंने तो बहुत सारे कार्बन को अभी छोड़ ही दिया है, ठीक है। तो इतने सारे कार्बन सोचो आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा तो कितना जाइंट मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ये होता है, लेकिन एक स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो ये टेट्राहेड्रल यूनिट होता है और यही वाला इसी की रिपीटेशन होती रहती है। तो मैंने ये वाला यूनिट बना दिया। तो ये यूनिट क्या हो गया बेटा आपको, टेट्राहेड्रल, है ना, टेट्राहेड्रल यूनिट। और इसी यूनिट का रिपीटेशन होता है डायमंड के स्ट्रक्चर में। और इसका एंगल अभी आपको मैंने दिखाया था तो 109.5 डिग्री होता है, ठीक है। ऐसा एंगल होता है, चाहे कोई भी एंगल ले लीजिए, किसी से भी कोई कार्बन से कोई कार्बन का आप एंगल ले लीजिए तो आपको इसी तरीके से दिखेगा, है ना। इसके और कुछ प्रॉपर्टीज की आप बात कर सकते हैं, जैसे चारों के चारों बॉन्ड यहाँ पे यूज हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम कहते हैं कि इन जनरल अगर बात करें तो प्रॉपर्टीज की जैसे हम बात करने की कोशिश करें तो सिंपली हम कहते हैं कि ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्यों, क्योंकि यहां पे कोई भी मतलब मूवेबल इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्यों, क्योंकि मूवेबल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, चार्ज मूव करता हुआ होना चाहिए, तभी तो हम कह पाएंगे कि वहां पे करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पे वैसा हो नहीं पाता, कार्बन के चारों बॉन्ड्स बने हुए हैं तो यहाँ पे कोई वैसा पॉसिबिलिटीज बन नहीं पाता, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करते हैं कि ये अनरिएक्टिव होता है। अनरिएक्टिव यानी कि किसी से नहीं रिएक्ट करता है बेटा। मैं एक रिएक्शन इस पे दिखाऊंगा, है ना, कि बस उसी से वो रिएक्शन करता है। हालांकि ये पानी, एसिड, बेस ये कभी किसी से रिएक्शन नहीं करता है। तो ये सब चीज आपको बहुत जरूरी चीज है जो कि दिमाग में रखने वाली बात है। अगर डायमंड की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि नाम से ही क्लियर पता चलता है कि ट्रांसपेरेंट होता है, तो हम कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट दिखता है ये। सो दिस इज योर ट्रांसपेरेंट, ये प्रॉपर्टीज है, ये सब आपको दिमाग में रखने हैं। सो ट्रांसपेरेंट एंड यू कैन से कलरलेस, ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस सॉलिड होता है ये, एक्चुअल में सबसे हार्डेस्ट नेचर में होता है ना। और इसी तरीके से आप अगर बात करें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि आप फिजिक्स में पढ़ते हो, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, है ना, तो वो 2.5 होता है, 2.45 के आसपास में लगभग होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डेंसिटी की बात कर लेते हैं कि इसकी डेंसिटी कैसी होती है। तो डेंसिटी नियर अराउंड 3.51 है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये जो टेम्परेचर होता है ये कितने डिग्री पे, एट 20 डिग्री सेल्सियस पे ये देखने को हमें मिल जाता है, ठीक है। और हम इसको डायमंड जो होता है ना, डायमंड तो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। सो डायमंड को डायमंड ही काट सकता है, बस इतना याद रखिए। सो डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, है ना, दैट्स व्हाई ओनली डायमंड कैन कट अनदर डायमंड। और इसको दूसरे लोगों को काटने में खूब यूज करते हैं, है ना, जैसे ग्लास को आप कट कर सकते हैं, बड़े बड़े पत्थर को कट कर सकते हैं, है ना, जो स्टोन वगैरह होते हैं, बड़े बड़े स्टोन, तो वो उनको कट कर सकते हो। सर्जरी में यूज करते हैं हम यहाँ पे, है ना, सर्जन जो डॉक्टर होते हैं वो चीड़ फाड़ जो करते हैं आपके बॉडी का, वो उसमें हम जो नुकीला टाइप से रहता है उसके फ्रंट में लगा रहता है डायमंड, एकदम छोटा सा डायमंड रहता है, वो जहां पे भी जाएगा ना वो चीरता फाड़ता निकल जाएगा एकदम, मतलब बहुत भयंकर तरीके से उसमें धारदार होती है, ठीक है। तो ये चीज होता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर रिएक्शन कैसा करता है ये, तो रिएक्शन में बता देता हूं। ये तो प्रॉपर्टीज हो गई, रिएक्शन की किससे रिएक्शन करता है। हमने तो कहा कि ये अनरिएक्टिव है,
लेकिन एक रिएक्शन होती है इसके साथ में, अगर आप रिएक्शन कराना चाहें तो आप करा सकते हैं कि कार्बन को आप ले लीजिए डायमंड के फॉर्म में। ये आपका डायमंड है, क्योंकि कार्बन ही लिखना पड़ेगा ना भैया, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है तो कार्बन लिखना पड़ेगा अपने को डायमंड के फॉर्म में। इसको फ्लोरीन से, फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इससे रिएक्शन कर जाता है, और अगर आप 750 डिग्री सेल्सियस में इसको टेम्परेचर दे देते हैं, इतना कम से कम इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर आप दे देते हैं, तो ये एक CF4 कंपाउंड बना लेता है, जिसको आप कार्बन टेट्राफ्लोराइड कहते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बना लेता है, राइट। अब हम चलिए कुछ इसके डायमंड के यूजेस की बात करें। तो इन जनरल डायमंड के यूज आप सभी को पता है कि क्या होता है, क्योंकि ज्वेलरी वगैरह में सबसे पहले हम इंडियन हैं तो भैया शादी वादी हुई तो उसमें एक दूसरे को अंगूठी पहनाना है, तो यानी कि जो रिंग सेरेमनी जो होता है उसमें आप कहते हैं कि वही सब चलता है भैया, आजकल तो ट्रेंड्स हो गया है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ज्वेलरी में जितने भी ज्वेलरी होते हैं उसमें यूज में ले सकते हैं आप, है ना। सो ज्वेलरी बनाने में आप यूज कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्ट करने की इसकी टेंडेंसी बहुत अच्छी होती है, बहुत चमकदार लगता है, जहां पे भी जाएंगे चकाचौंध कर देगा, लाइट से मजा आ जाएगा आपको। क्योंकि इसकी टोटल TIR आपने नहीं पढ़ा होगा शायद, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अंदर में इतने अच्छे तरीके से इसकी बनावट की जाती है, इतने एंगल से कट किया जाता है इसको, सो दैट ये लाइट जब एक बार एंटर कर जाए ना इसके अंदर, डायमंड के अंदर, तो वो वहीं घूमता रहता है अंदर में जाकर के और रिफ्लेक्ट करता रहता है, इसीलिए आपको बहुत चकाचौंध एकदम बहुत ज्यादा लाइट आपको दिखाई पड़ता है। तो डायमंड को हम यूज करते हैं कटिंग टूल के तरह, कटिंग टूल के तरह यूज में लेते हैं। जैसे किसको किसको कट करते हैं आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ग्लास को कट करते हैं, है ना। अब जो ड्रिल करने में यूज करते हैं, यहाँ पे ड्रिलिंग, है ना, ड्रिलिंग रॉक्स, बड़े बड़े रॉक्स को आप ड्रिल करते हो यहाँ पे, तो ये सब में यूज में लेते हैं कटिंग टूल के वगैरह में, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि जैसे ये हीट का जो होता है ना, आप कह सकते हैं कि डायमंड हैज अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, है ना, सेंसिटिव टू हीट। हीट इसमें अगर आज आ गया ना तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। सो ड्यू टू दिस रीजन इट इज यूज मेकिंग हाई प्रिसीजन थर्मामीटर, हाईली प्रिसीजन थर्मामीटर में यूज करते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं हाई, मतलब बहुत बारीकी से आपको ये बता सकता है टेम्परेचर, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सेंसिटिव होता है, हीट को लेकर के बहुत सेंसिटिव होता है, तो हीट सेंसिटिव होता है। डायमंड जो होता है वो हीट सेंसिटिव होता है, जिसके कारण एक बेस्ट थर्मामीटर यहां से आप बना सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है कि ये हार्मफुल रेडिएशन को कट कर सकता है, तो इसीलिए ये एक तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम करता है हार्मफुल रेडिएशन से। तो इसको आप मतलब हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने में यूज में ले सकते हैं। सभी लिखना जरूरी नहीं है, आप लिख सकते हो, है ना। तो इस तरीके से सर्जन अपना यूज करता है, कुछ अगर उसको ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो एक तरीके से आप चाकू की तरह यूज करता है वो, तो मैं वो वाला लिख देता हूं एक, है ना। तो सर्जन्स यूज डायमंड्स, चाकू, नाइफ्स फॉर व्हाट? ऑपरेशन। ऑपरेशन करने में जो चीड़ फाड़ करता है ना, उसमें वो एक पेन टाइप से होता है, और उस पेन के एकदम फ्रंट में नुकीले टाइप से जहां पे पॉइंट रहता है पेन का, वहां पे डायमंड लगा दिया जाता है, और वो जहां पे भी पड़ेगा ना तुरंत कट जाएगा, स्मूथली कट जाएगा एकदम, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पूरी तरीके से खत्म कर लिया है किसको? डायमंड को। तो डायमंड खत्म हो गया है, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले लेक्चर में इसको ग्रेफाइट एंड फुलरीन को एक साथ हम यहाँ पे समअप कर दे, ठीक है। तो डायमंड को आज यहीं पे रखते हैं, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट डायमंड। अब अगले लेक्चर में हम सब कुछ खत्म कर देंगे जो एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है। तो इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।